हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 1 की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में आपको हमने बुक का इंट्रोडक्शन कराया था। जो बुक थी आपकी पहली भाग 1 जो भौतिक विज्ञान का है, उसका मैंने बताया था उसके विषय में कि इसका इंट्रोड्यूस कराया था आप लोगों को कि बुक में जो है आपका कहाँ तक जो है स्थिर आवेश का वर्णन किया गया है और किस जगह जो है गतिमान आवेश का। ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि भौतिक विज्ञान भाग 1 का जो प्रथम 2 चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है वैद्युत आवेश था क्षेत्र और विभव, उसमें स्थिर आवेश था और गतिमान आवेश कहाँ से विद्युत धारा से लेकर के विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय तरंगों तक था इसका वर्णन। ठीक है ना। तो आप सब जानते हैं भाग 1 में मुख्य कौन है, भाग 1 का आधार कौन है, आवेश है, चाहे वह स्थिर हो और चाहे वह गतिमान हो। लेकिन उसमें हर जगह चाहे देखिए तो वहाँ का हेड कौन है, हमको पढ़ाई किसके विषय में करनी है, आवेश के। तो बच्चों आज हम चाहते हैं कि क्यों ना आवेश की ही पढ़ाई की जाए। आवेश किसे कहते हैं, आवेश की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे हम लोग आज। ठीक है ना। ठीक है ना। देखते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक लेते हैं बच्चों यहाँ से, आवेश। ठीक है ना। तो आवेश जानने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा बेसिक देखना पड़ेगा। जैसे कि आप सब जानते होंगे पदार्थ, कोई पदार्थ जो होता है, ठीक है ना, जो पदार्थ हुआ करते हैं, पदार्थ के आपको हम थोड़ा सा बेसिक बताएं तो समझ में आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। एक आप जानते होंगे बच्चों द्रव्यमान, और एक होता है आवेश। क्या होता है, आवेश। ठीक है ना। पहले इसको आप समझिए कि द्रव्यमान और आवेश में रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना। जैसे जो पदार्थ का द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ जो होता है, पदार्थ आप सब जानते हैं, पदार्थ जो होता है, पदार्थ जो होता है परमाणु से बना होता है। किससे? कोई पदार्थ जो होता है परमाणु से बना होता है। ठीक है ना। पदार्थ जो होता है परमाणु से बना होता है। और परमाणु में क्या क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मूल कण होते हैं। ठीक है ना। लेकिन पदार्थ जो होता है, पदार्थ का अस्तित्व किससे है, किसी भी पदार्थ का अस्तित्व उसके द्रव्यमान से ही होता है। यदि किसी पदार्थ में द्रव्यमान नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है। मतलब द्रव्यमान के कारण ही किसी पदार्थ का अस्तित्व हुआ करता है। ठीक है ना। तो हम लोग द्रव्यमान के विषय में पहले पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान क्या होता है, आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान जो होता है किसी पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। पता है ना सबको। ठीक है। लेकिन आवेश को हमको पढ़ाई करना है, आवेश क्या होता है। लेकिन आवेश जो होता है बच्चों, आवेश किसी वस्तु का मूल गुण होता है। क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। आवेश किसी वस्तु का मूल गुण होता है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ की मात्रा होती है। किंतु आवेश क्या होता है, आवेश जो होता है किसी वस्तु का वह मूल गुण है जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं पर क्या करती है, वैद्युत बल आरोपित करती है। एक बात ध्यान देना, वैद्युत बल मैंने बोला है, उस वैद्युत बल के अंतर्गत आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ठीक है ना। तो जो आवेश होता है किसी वस्तु का मूल गुण होता है, और जिस वस्तु में आवेश होता है, आवेश का जो गुण आ जाता है, वो वस्तु क्या करती है, किसी अन्य वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाती है, आप बोलिए, या तो सीधा बोलिए कि वैद्युत बल लगाती है। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इसको समझ गए, दोनों का मतलब क्या होता है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है आज बच्चों, क्या पढ़ाई करना है, हमें आज आवेश के विषय में पढ़ाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। आवेश, पहले क्या लिखेंगे, आवेश, चार्ज। और चार्ज मतलब आवेश क्या होता है। तो आवेश का डिफिनीशन क्या लिखेंगे आप लोग, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, या आप बोलिए किसी वस्तु का वह मूल गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु अन्य छोटी से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है।
उसके इस गुण को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये जो क्वालिटी है उसका क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग आवेश पढ़ चुके हैं तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है क्या, आवेश का, आवेश के प्रकार। इसको समझते हैं हम लोग, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश के प्रकार। तो आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। आवेश के हम हालांकि इतिहास में ही जा रहे हैं, जो आवेश का इतिहास था कैसे हुआ। 2500 वर्षों पूर्व जो थेल्स ने जो है, थेल्स नामक साइंटिस्ट ने जो अंबर और उनको आपस में स्क्रैच कराया था, तो उससे जो है उन्होंने देखा था कि आकर्षण का गुण आ जाता था उसके अंदर। लेकिन फिर बाद में डॉक्टर गिलबर्ट आए, उन्होंने बताया था कि जो है आवेश जो होता है, सन 1600 ईस्वी में आए थे ना, मतलब 1600 ईस्वी में लगभग जो है डॉक्टर गिलबर्ट थे साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बताया था कि जो है अंबर ही नहीं अन्य पदार्थ भी जो है यह गुण दर्शाते हैं, जो बताया था थेल्स ने। फिर उसके बाद 1746 ईस्वी में लगभग कौन आए, जो है साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। उन्होंने बताया कि जो है आवेश का यह गुण जो होता है, उन्होंने एकदम एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है ना। तो ये सब बातें जो है हम ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे, बस इतना आपको बता रहे हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार समझिए। ठीक है ना। इसको आप NCERT बुक में आप जाके देख भी सकते हैं, इसका इतिहास आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है। हाँ, तो आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों, नंबर 1 धनावेश, और नंबर 2 कौन सा होता है, ऋणावेश। ठीक है ना। दो आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धनावेश और कौन सा होता है, एक ऋणावेश। ठीक है ना। किंतु प्रश्न यहाँ उठता है कि कोई वस्तु धनावेश और ऋणावेश कैसे होती है, किसी वस्तु पर आवेश आता कैसे है और आवेश धनावेश और ऋणावेश कैसे हो जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, आप सब जानते होंगे, धनावेश हो वस्तु चाहे ऋणावेश हो, ठीक है ना, उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए उत्तरदायी कौन है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो उसे जब ऊर्जा दी जाती है उस वस्तु को, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिलीज हो जाते हैं। जिस वस्तु का नाभिकीय बल इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, जिस पदार्थ का, उसका इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। और जिस पर से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनावेश आता है, और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जाता है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है, उस पर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाती है और वो हो जाता है ऋणावेशित। तो इसको हमको देखना है कि दो प्रकार के होते हैं आवेश। जैसे आप हमें थोड़ा सा 2 मिनट समय दे दीजिए तो समझिए इसको। जैसे मान लो कोई परमाणु है, एक परमाणु यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, बहुत बेसिक टॉपिक है बच्चों ये, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हैं, तो वस्तु क्या कहेंगे हम लोग, क्या, उदासीन। इस टॉपिक को अगर आप समझ गए तो आप जान जाएंगे कि चार्जिंग कैसे होती है, कोई वस्तु क्यों चार्ज हो जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन तो क्या हो जाएगी वस्तु, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अगर अधिक हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन समझते हैं ऋणावेशित होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ऋणावेशित होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जाएगी तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। उदासीन ऋणावेशित क्यों हुई समझ गए आप। यदि किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों संख्या प्रोटॉनों की अपेक्षा कम हो, इलेक्ट्रॉनों संख्या प्रोटॉनों से कम हो, अगर यानी प्रोटॉन अधिक हो, इसका मतलब धनावेश अधिक हो जाएगा, तो इसका मतलब वस्तु कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है ना। ये क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, और ये क्या हो गई, उदासीन होती है। अगर आप तीनों कंडीशन समझ पा रहे हैं तो ठीक है, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो मूल कण होते हैं किसी परमाणु के, यदि वो दोनों संख्या में बराबर हो तो वस्तु कैसी होगी, उदासीन होगी। ठीक है ना। ये कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी बच्चों, कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी होगी, ऋणावेशित वस्तु हो जाएगी।
और यदि ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की अपेक्षा कम हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है क्या, धनावेशित। बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको आप समझ चलिए बढ़िया से किस प्रकार से वस्तुएं धनावेशित और ऋणावेशित हुआ करती हैं। तो आप समझे आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। सबसे पहले वस्तु उदासीन होती है। यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अधिकता हो जाएगी किसी परमाणु पर तो ऋणावेशित हो जाएगी वस्तु। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो धनावेशित हो जाएगी ना। ठीक है, इसको हम समझ गए। अब ये ज़्यादा कम कैसे होते हैं इसको हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा और कम कैसे होती किसी परमाणु पर, इसको समझ गए आप। इरेज कर दूं इसको, ठीक है। सपोज करिए आप कि एक वस्तु है, इसे मान लीजिए कि 10 प्लस है और 10 ही क्या है, माइनस है। समझिए ध्यान से, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर हैं। यानी कि ई बराबर क्या है बच्चों, यहाँ से क्या कह सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। यदि ये वस्तु ऐसा है कि इसके साथ एक वस्तु और आ गई, मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु और लीजिए, यहाँ पर इसे मान लो +8 और -8 है, ठीक है। इन दोनों वस्तुओं में यहाँ पे क्या है, यहाँ भी ई बराबर पी है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन है। तो इन्हें हम चाहते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब वस्तु धनावेशित और ऋणावेशित क्या होती है। जैसे दोनों को आप स्क्रैच करिए, रगड़िए, आप घर्षण कराइए, तो यहाँ से सपोज डेट आप यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए रिलीज हो गया, निकल गया इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से कमी आ गई मान लो यहाँ से। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, देखो यहाँ से निकल गया, मान लो इसमें आ गया, तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस, तो -8 -1, क्योंकि आवेश जो होता है बीजगणितीय योज्यता का नियम का पालन करता है। तो -1 ये -8 ये हो गया, तो -9 नहीं हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ कितना आ गया, -9 हो गया, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, नहीं बताइए आप यहाँ से। तो आप जरा सोचो, ये प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे -10 में से एक निकाल दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, -9 इलेक्ट्रॉन आ गया। बताइए कौन बढ़ गया, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, +10 हो गया यहाँ पे, -9, और यहाँ कितना है, -9 + 8। तो ये स्थिति गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप बोलेंगे P > E, और यहाँ क्या बोलेंगे, E > P। अब आप सोचिए, कंडीशन मैंने बताया तीनों आपको पहले से ही, कि यहाँ क्या कंडीशन बन रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक है, मतलब वस्तु कैसी हो गई बच्चों, धनावेशित। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक है, तो इसका मतलब क्या हो गई, माइनस ज़्यादा है, तो ये क्या हो गई, यानी इसे -1 ज़्यादा हो गया, तो ये -1 ज़्यादा हुआ, इसका मतलब ऋणावेशित है वस्तु, ये निगेटिव हो गई बच्चों। यहाँ से ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव वस्तु। क्यों हुई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो यहाँ कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, मतलब प्लस ज़्यादा हो गया, तो धनावेशित हो गई, ठीक है ना। कभी कभी आपसे थोड़ा बेसिक पॉइंट कोई पूछ सकता है कि भाई ऐसा बताओ कि जो है कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करेगी, दोनों में इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा पहले, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल सुने होंगे कि फिजिक्स में आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि कांच के साथ जब रेशम को रगड़ा गया था, तो क्या हुआ, कांच क्या हुआ, धनावेशित हो गया था, और रेशम का कपड़ा क्या हो गया था, ऋणावेशित। ऐसा क्यों, क्योंकि कांच ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था और रेशम पर इलेक्ट्रॉन आ गए थे, ठीक है ना। वहाँ पे कांच का जो नाभिकीय बल है, हर चीज का नाभिक बीच में होता है किसी पदार्थ का, तो नाभिक का धनावेशित भाग बीच में होता है, उसने जो है क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा था, बल लगाया था, नाभिकीय बल कहते हैं उसको। तो जिस पदार्थ का नाभिकीय बल कमजोर होगा उसका इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज होगा, ठीक है ना। जो पदार्थों जो रगड़ा जाएगा, जिसका नाभिकीय बल कमजोर पड़ जाता है, उसी का जो है क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज निकलता है, तो वो धनावेशित हो जाती है, और जिस पे जाती है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आवेश के प्रकार हमने पढ़ लिया, अगला टॉपिक देखते हैं। तो इसी में तो आप समझ गए आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अगला देखते हैं, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज।
आवेश का मात्रक, देखिए जो आवेश होता है बच्चों, आवेश का मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर गुणे सेकेंड। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है एमकेएस में, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। मात्रक क्या होता है इसका, एम्पियर गुणा सेकेंड। ऐसा क्यों, क्योंकि Q बराबर आपने पढ़ा होगा I इंटू टी। आई मतलब एम्पियर, टी मतलब सेकेंड होता है, तो एम्पियर गुणे सेकेंड हो गया यहाँ से। ठीक है, ऐसा ही मात्रक यानी एमकेएस मात्रक होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है बच्चों, फैराडे, ठीक है ना। और एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। इसे थोड़ा सा आप लोग कंपटीशन लेवल क्वेश्चन से थोड़ा मान लीजिए पूछ लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एक फैराडे में कितने कूलाम हुआ करते, तो आप इसको वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है ना। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बच्चों, क्या होता है ये एक फैराडे होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सीखना चाहते हैं कि आवेश के मात्रक के बाद हम लोग सीखेंगे आवेश के गुण। आवेश के गुण भी सीख लेते हैं कि आवेश के गुण क्या होते हैं। आवेश के गुण, भाई आवेश की प्रॉपर्टी हमको सीखना, विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहला गुण क्या होता है, सब लोग जानते होंगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश अर्थात प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पहला गुण क्या होगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान यानी कि प्लस माइनस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा गुण क्या होता है, देखिए दूसरा गुण जो होता है, आवेश जो होते हैं स्थानांतरण प्रकृति के होते हैं। आवेश क्या होते हैं, स्थानांतरण प्रकृति के होते हैं। स्थानांतरण प्रकृति मतलब क्या होता है कि आवेश जो होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। अभी आपको सिखाया था मैंने कि मतलब जो है इलेक्ट्रॉन जब किसी वस्तु से जाते हैं दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं, वो बस धनावेशित जिस पे जाता है वो ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा एक बात ये बताइए, आवेश जब स्थानांतरण प्रकृति का होता है तो द्रव्यमान क्या होता है, क्या द्रव्यमान भी स्थानांतरण प्रकृति के होते हैं, नहीं। क्या बोलोगे आप, नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे आप स्थानांतरण आप समझ गए आवेश होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कोई पहाड़ हो, बहुत भारी होता है पर्वत पहाड़, क्या आप चाहेंगे कि जो है जैसे उसको पकड़ लीजिए पहाड़ को, तो क्या आप पहाड़ जैसे हो जाएंगे, क्या आप पहाड़ का गुण पूरा पा जाएंगे अंदर, नहीं। आवेश तो स्थानांतरण हो सकता है इधर उधर एक बस दूसरी बस में, लेकिन जो इसका होता है क्या कहते हैं द्रव्यमान, वह स्थानांतरण प्रकृति का बिल्कुल नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तीसरा गुण देखते हैं बच्चों, और तीसरा गुण जैसा सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आप नहीं पढ़े समझिए फिजिक्स आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए स्थिर आवेश, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र, ध्यान देना इसमें, स्थिर आवेश रहेगा तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समान चाल से गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देना बात पर। यदि स्थिर आवेश रहेगा तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर वही आवेश जो है गतिमान हो जाए और उसकी चाल नियत हो, समान हो, ये 10 की स्पीड से या 10 की स्पीड से ही रहेगा, तो वह अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। किंतु जब असमान चाल से चलेगा, गतिमान तो रहेगा लेकिन चाल उसकी असमान है, असमान चाल से गतिमान होने पर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करेगा या उत्पन्न करता है।
बड़ा अच्छा टॉपिक बच्चों, ये कंपटीशन लेवल क्वेश्चन, थोड़ा सा आप समझिए इसको और आप इसके गुण भी जानिए कि स्थिर आवेश रहने पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, समान चाल से गतिमान होने पर विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, तथा असमान चाल से गतिमान होने पर क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। बहुत अच्छा टॉपिक बच्चों, इसको भी आप नोट करिएगा। तो 3 गुण हो गए, एक और देखते हैं चौथा। आवेश न तो नष्ट किया सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी होता है। जैसे पढ़ते थे आप कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से आवेश को भी ना तो नष्ट कर सकते हैं आप, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है ना। इस नियम को क्या कहता है, इस सिद्धांत क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। यानी आप सीधा समझिए, पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है या नहीं। तो आप बोलिए हाँ, क्योंकि इसे ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न करते, यानी किसी वस्तु का संपूर्ण आवेश क्या होता है, नियत होता है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान दीजिए। यानी आवेश का जो किसी वस्तु का आवेश संरक्षित रहता है, आवेश का संरक्षण नियम कहा जाता है इसको ना। और 5वां देख लेते हैं बच्चों यहाँ से। ठीक है ना, आवेश यानी किसी वस्तु में द्रव्यमान होता है, यानी कि किसी जगह पर या किसी वस्तु में आवेश लाने के लिए द्रव्यमान होना आवश्यक है। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। किसी वस्तु में आवेश आने के लिए, यानी किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए उसमें द्रव्यमान होना आवश्यक है। ठीक है ना, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि जहां द्रव्यमान हो उसमें आवेश हो ही। यह भी एक गुण जानिए आप उसका कि आवेशित करने, यानी किसी वस्तु में आवेश लाने के लिए या फिर आवेश लाने के लिए किसी वस्तु में, उस वस्तु में द्रव्यमान होना जरूरी है। अर्थात आवेश के लिए द्रव्यमान होना आवश्यक है, किंतु यह जरूरी नहीं है कि जहां द्रव्यमान हो उसमें आवेश हो ही। ठीक, जैसे आप इस मार्कर देख रहे हैं, इसमें आवेश नहीं है, किंतु इसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान तो है अपना, कुछ ग्राम तो है ये, यानी इसका मतलब ये द्रव्यमान रखता है लेकिन इसमें आवेश नहीं है। इसको आवेशित करना है तो आप इसको घर्षण करिए किसी चीज से, चार्ज आ गया इस पर, तो आवेश लाने के लिए इसमें कुछ न कुछ मास यानी द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी एक गुण हो गया इसका। एक और देख लेते हैं बच्चों। आवेश जो होता है क्वांटमीकरण, आवेश क्वांटमीकरण नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात आपने फार्मूला पढ़ा Q बराबर प्लस माइनस NE, इसको पढ़ा होगा। किसी वस्तु का संपूर्ण आवेश, किसी वस्तु का संपूर्ण आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कभी भी पेपर में अलग से पूछ लेता है कि आवेश का क्वांटमीकरण नियम लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, सवाल भी आती है कभी भी, तो क्या बोलेंगे, आवेश यानी किसी वस्तु पर संपूर्ण आवेश या किसी पदार्थ पर संपूर्ण आवेश का मान जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है, ये जो n का वैल्यू है 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, मतलब पूर्णांक के रूप में होता है। ठीक है ना, जैसे Q बराबर 1E, यानी E बोल सकते हैं, Q बराबर 2E, Q बराबर 3E, ऐसे हो सकता है। अर्थात यहाँ 1 2 3 n का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से 1 2 3 यानी पूर्णांक के रूप में निकला करते हैं या ग्रहण होता है। ऐसा नहीं कि बटे में 1/2 1/3 हो सकता है। ठीक है ना, ठीक, तो इस प्रकार से आवेश के गुण हमने पढ़ाई किया। तो बच्चों ठीक है, आप जो है कभी भी पेपर में पूछ सकता है आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण नियम, तो ये सब भी इसी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो फिलहाल हमने आपको बताया आज कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, ये सब आपके लिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा एक नोट पॉइंट में लिखा था आपका कि द्रव्यमान व आवेश में मुख्य अंतर क्या होता है, सबसे मुख्य अंतर बता सकते हैं आप।
आपकी जानकारी लिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जीके पर प्रश्न है, ध्यान देना। आवेश जो होता है, वेग बदलने पर, किसी वस्तु का वेग, चाल बदलने पर द्रव्यमान बदल सकता है, किंतु आवेश जितना स्टार्ट में था उतना ही आवेश अंत में भी रहेगा। जैसे एक आपको सूत्र बता दे रहा हूँ मैं, डेल्टा एम बराबर सूत्र होता है एम नॉट अपान रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। इस सूत्र से आप किसी वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तन निकाल सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी वेग बढ़ने पर, वेलोसिटी है वेग, ये क्या है, प्रकाश की चाल, सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसको आप जानते होंगे। तो इस फार्मूले से किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना परिवर्तित हो रहा है बच्चों, उसको आप निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड बढ़ने पर कितना द्रव्यमान था। ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे तो द्रव्यमान और कम हो जाएगा, ध्यान देना बात पर। तो चाल बदलने पर द्रव्यमान बदलता है, किंतु चाल से कोई मतलब नहीं होता आवेश का। एक और छोटा सा पॉइंट, अच्छा सा पॉइंट, द्रव्यमान किस चीज़ से नाप सकते हैं आप? द्रव्यमान नापने के लिए क्या करते हैं, तराजू यूज करते हैं या फिर कोई ग्राम किलोग्राम यूज करते हैं। लेकिन आवेश का संसूचन कैसे करते हैं? आवेश का संसूचन किससे किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आवेश को किस चीज़ से नापते हैं? तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं उस यंत्र को, जैसे आप थर्मामीटर से बुखार नापते हैं, ठीक है ना, लैक्टोमीटर से मिल्क यानी दूध नापा जाता है। इसी प्रकार से बच्चों आवेश को नापने के लिए एक यंत्र है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। इसका आपको चित्र चाहे थोड़ा सा बता दूं, लैब में हम लोग कॉलेज में रखा जाता है। देखिए यहाँ से बता दे रहे हैं हम आपको कैसे होता है। थोड़ा सा इस टाइप उसका आकार होता है, आपको थोड़ा हल्का सा बता दे रहे हैं हम, ठीक है ना। इस टाइप का होता है, एक यहाँ जार टाइप का होता है, गैस जार मतलब फ्लास्क होती है कांच की, कांच का बना रहता है। इसके अंदर जो है इस टाइप से जो है ऐसे आप जो है इस तरह से आप पाएंगे इसको ऐसे। जब आप किसी वस्तु का चेक करना चाहेंगे आवेश है कि नहीं इस वस्तु में, यानी आवेशित है कि नहीं वस्तु, ठीक है ना, उस वस्तु को जब आप इसके पास लाएंगे, इस सिरे के पास इसके लेके आएंगे, तो ये जो होता है ये आवेशित रहेगी वस्तु जो है। तो ये दोनों क्या रहते हैं, आपस में आकर्षित चिपके रहते हैं ऐसे। जैसे ही आप इसके यानी इस सिरे के पास जैसे ही आप लेके आएंगे किसी आवेशित वस्तु को, जैसे मान लो कोई चार्जिंग वस्तु है, आप उसको लेके आ रहे हैं, मान लो प्लस प्लस है, तुरंत जो है ये दोनों जो छड़ें होती हैं आपस में क्या हो जाती है, फैल जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण होता है, आवेश में प्रतिकर्षण हो जाता है समान आवेशों में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन कुछ इस टाइप हो जाता है, प्लस प्लस प्लस। और ऋणावेशित वस्तु रहेगी तो क्या हो जाएगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है बच्चों ये। तो जब कभी वस्तु जो है आप प्लस प्लस वाली तब भी फैलेगा, बस प्लस प्लस दिखाएगा दोनों प्लेटें ऐसे फैल करके, माइनस माइनस देगी तो रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपको हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आए हो क्लास तो ठीक है ना, आप जो है इसको आप देखिए समझिए। अगर कोई चीज़ टॉपिक समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को पीछे करके या फिर बैक करके आप उसको जूम करके देख सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, फिर से अब अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।